अच्छा स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम बेसिक मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। उसमें हम जैसा कि बोर्ड मैथ्स रूल हो गया आपके पास, इवन नंबर कौन क्या होते हैं, ऑड नंबर क्या होते हैं, और इसी के अलावा लीनियर इक्वेशन आपके पास क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास क्या होती है, फ्रैक्शन, रेशो, प्रोपोर्शन, हम सिंपल सिंपल इनके बारे में आज पढ़ेंगे। तो आज आपको मैं बेसिक मैथमेटिक्स से स्टार्ट करवाता हूँ। तो इस लेक्चर को ज़रा गौर से सुनना, क्योंकि जब तक आपकी बेस मजबूत नहीं होगी तो आप आगे भी नहीं बढ़ सकते। क्योंकि जब तक आपको बेसिक मैथमेटिक्स का नहीं पता होगा तो फिर क्वेश्चंस को किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करने लगे बेसिक मैथमेटिक्स, जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक जो से है वो बोर्ड मैथ्स रूल, बोर्ड मैथ्स। बोर्ड मैथ्स, बोर्ड में हमारे पास बी का मतलब होता है ब्रैकेट, बी का मतलब होता है हमारे पास ब्रैकेट, ओ का मतलब हमारे पास होता है ऑर्डर, डी का मतलब हमारे पास होता है डिवीजन, एम का हमारे पास मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, और ए का मतलब हमारे पास होता है एडिशन, ठीक है, और एक्स का मतलब हमारे पास होता है सब्ट्रैक्शन, ठीक है ना। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, हमारे पास कोई भी एक इक्वेशन दी होती है, कहते हैं इसे सॉल्व करो, उसका आंसर लेके आओ। तो आपने क्या करना होता है, उसमें ऑर्डर वाइज आपने उसको सॉल्व करना होता है। मतलब ये है कि आपके पास कोई इक्वेशन दी है तो उसमें अंदर पहले आपने ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। ब्रैकेट आप हमारे पास 3 ब्रैकेट्स होती है मैथ में, जिसको हम एक स्मॉल ब्रैकेट कहते हैं, एक मीडियम ब्रैकेट कहते हैं, एक लार्ज ब्रैकेट भी कहते हैं ना। सबसे पहले हम स्मॉल को डिस्कस करते हैं, फिर मीडियम को, फिर लार्ज को, ठीक है ना। इसी तरीके से ऑर्डर, ऑर्डर में हमारे पास ये होता है कि जिस तरीके से 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 कितना होता है कि जिस तरीके से 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 कितना होता है, 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 को 3 मर्तबा आपने मल्टीप्लाई करना है। 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 2 की पावर 3 मीन 8। तो इसी तरीके से हमारे पास ये ऑर्डर हो गया, और फिर हमारे पास डिवीजन आती है, डिवाइड जैसे करना होता है, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। जैसे कि आपके पास एक क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, 5 क्लास 9 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2 डिवाइड 3 प्लस 2 माइनस 1। तो इसका आंसर क्या होगा। तो आप देखो, सबसे पहले हमने पढ़ा था कि ब्रैकेट, अगर ब्रैकेट नहीं है इसके अंदर तो सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है ऑर्डर। ऑर्डर इसमें कहीं पर है इक्वेशन के ऊपर, तो कहीं पर भी ऑर्डर नहीं है, तो थर्ड नंबर पे आता है डिवीजन। अब देखो पहले है डिवीजन हमारे पास, तो इन दोनों को हम पहले डिवाइड करेंगे। तो 5 क्रॉस, अब 9 डिवाइडेड बाई 3, 9 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 3 आर 9। तो हमारे पास ये इसका आंसर आ गया 3। फिर हमारे पास आ गया +2 और -1, ठीक है। इसी तरीके से फर्दर अब हमारे पास मल्टीप्लिकेशन होगी, उसके बाद डिवीजन होगी, उसके बाद आती है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन देखो किस कौन कौन से नंबर हमारे पास यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो 5 क्रॉस 3 मल्टीप्लाई, 5 3 आर 15, 15 +2 और -1। थर्ड में जो हमारे पास आता है वो लास्ट में, सेकंड लास्ट में आता है हमारे पास एडिशन। एडिशन देखो इन दोनों की एडिशन हो रही है अब, तो 15 +2 हमारे पास क्या होता है 17, और -1 जब हम करेंगे लास्ट में सब्ट्रैक्शन जोन से, तो हमारे पास 16 आंसर आ जाता है। इसको हम कहते हैं बोर्ड मैथ्स रूल। इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं, ये असल में हमारे पास सीएसएस में तो क्वेश्चन इसके नहीं आते, बट ये कि एमसीक्यू से रिलेटेड एमपीटी में अक्सर ऐसे कोई क्वेश्चन आपको इक्वेशन वगैरह बना के दे देता है, वो कहता है कि आपके इसके अंदर फाइनल आंसर निकालो। तो फिर आपने उस तरीके से इस मेथड से आपने इसको सॉल्व करना था, ना कि आप बस इस तरीके से 5 को 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, जो आंसर है उसको इस पर डिवाइड कर दिया, फिर उसमें प्लस कर दिया या पहले माइनस कर दिया। इस तरीके से आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद ये हमने पढ़ा है बोर्ड मैथ्स रूल। तो अब सेकंड नंबर पे जो हम पढ़ने जा रहे हैं, आपको पता होना चाहिए इवन नंबर कौन से होते हैं, ऑड नंबर हमारे पास कौन से होते हैं। अच्छा, अब बोर्ड मैथ्स रूल के बाद ना हमारे पास आपको पता होना चाहिए कि होल नंबर कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं। तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। होल नंबर को आप 0 से स्टार्ट लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 अप टू 1 चलते जाते हैं, ये आपके पास होल नंबर होते हैं, ठीक है ना, होल नंबर। और इसी तरीके से आपके पास नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर आपके पास 1 से स्टार्ट होते हैं, 1
2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन, ये चलते जाते हैं इस तरीके से ना। अच्छा, दूसरी बात, हम होल नंबर को W से जाहिर करते हैं, ठीक है, और नेचुरल नंबर को हम N से जाहिर करते हैं। मैं आपको होल नंबर और नेचुरल नंबर के बारे में इसलिए बता रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको इवन नंबर और ऑड नंबर के बारे में बताऊंगा। आप ये जहन में रखना कि होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है ना। अब मैं जिस टाइम आपको इवन और ऑड में फर्क बताऊंगा ना, तो फिर आपको ये चीज यहाँ से आपको समझ आएगी कि इवन नंबर कैसे बनते हैं और ऑड नंबर कैसे बनते हैं, ठीक है ना। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ इवन नंबर। इवन नंबर हमारे पास ऐसे नंबर होते हैं कि जो कि 2 का डिवाइजर होता है और डिवाइड होने के बाद फर्दर एक होल नंबर बनाता है। अब देखा हमने होल नंबर में हमने पढ़ा था कि 0 से स्टार्ट हुआ, 1 2 3 4, पॉइंट में बात नहीं आई थी कहीं पर भी ना। तो इसी तरीके से इवन नंबर हमारे पास वो होते हैं जो डिविजिबल बाय 2 हो एंड फर्दर मेक ए होल नंबर। जैसे कि हम कहते हैं कि 2 4 6 8 10 अप टू सो ऑन। अब देखो, आप किसी भी एक नंबर को उठा लो, 6 को उठाओ, 2 पे डिवाइड करो, तो फर्दर आपके पास 3 आया। अब 3 हमारे पास एक होल नंबर है, तो मतलब ये है कि हमारे पास ऑड नंबर इवन नंबर सॉरी वो होता है जो कि कंप्लीटली को 2 का डिवाइजर होता है और फर्दर पॉइंट में आंसर नहीं देता, फर्दर हमारे पास एक न्यू होल नंबर बनाता है। तो ये हमारे पास इवन नंबर हो गया, ठीक है ना, इवन नंबर हो गया हमारे पास, ठीक है। इसी तरीके से हम ऑड नंबर की बात करते हैं कि ऑड नंबर हमारे पास, अच्छा अब है ऑड नंबर। ऑड नंबर हमारे पास वो होते हैं जो कि 2 के डिवाइजर नहीं होते हमारे पास, ठीक है ना, और पॉइंट में आंसर ना आए। तो मतलब ऑड नंबर की डेफिनेशन हम इस तरीके से कर सकते हैं जो कि कंप्लीटली 2 का डिवाइजर ना हो और पॉइंट में हमारे पास आंसर ना आए, ठीक है ना, किसी के भी। जिस तरीके से 1 3 5 7 9 अप टू 1। अब ये देखो सारे हमारे पास ये ऑड नंबर है, ये 2 का डिवाइजर नहीं है, 2 का डिवाइजर कोई भी नहीं है, 2 का डिवाइजर ना कंप्लीटली, तो ये हमारे पास ऑड नंबर आ गए, ठीक है। अब इसी तरीके से हम लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे कि आपको पता होना चाहिए लीनियर इक्वेशन हमारे पास क्या होती है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास क्या होती है। अच्छा जी, फर्दर पहले हम पढ़ते हैं कि लीनियर इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, ठीक है ना। लीनियर इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, लीनियर इक्वेशन हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें हमारे पास वेरिएबल के पावर 1 होती है हमारे पास, जिसमें वेरिएबल की पावर 1 होती है। किस तरीके से हमारे पास, जैसा कि 2x + 1 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है। अब इसके अंदर हमारे पास जो कांस्टेंट है ये हमारे पास कांस्टेंट है, ठीक है ना, और ये हमारे पास वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब ये है कि जिसमें हमारे पास इसकी पावर चेंज होती रहती है। कभी इसकी पावर हमारे पास ऐसी इक्वेशंस होती है 1 होती है, कभी 2 भी लिखी होती है, 3 भी लिखी होती है, बट हम बात कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन की। लीनियर इक्वेशन ऐसी होती है जिसमें हमारे पास वेरिएबल की पावर 1 होती है, ठीक है ना। और इसी तरीके से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जब हम बात करेंगे तो उसमें हमारे पास जो वेरिएबल की पावर होगी वो 2 होगी, 2x square plus x plus 1 is equal to 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल की पावर हमारे पास मैक्सिमम हमारे पास 2 है, ठीक है ना। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अच्छा, अब आप सोच रहे हो कि मैं लीनियर इक्वेशन आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ। असल में बेसिकली मेरा मकसद जो है ना इनको पढ़ाने का, जब हमारे पास एज से रिलेटेड क्वेश्चन जो आएंगे ना, जितने भी स्टूडेंट्स, तो जितने भी एज से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो हम मोस्टली तौर पर हम जो सॉल्व उन्हें करते हैं वो हम लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मेथड से हम उन्हें सॉल्व करते होते हैं। उस तरीके से वो इजीली सॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि मैंने इसीलिए ही मतलब ये कि मेरी सोच ये है कि इजी से इजी मेथड से आपको क्वेश्चन आप इजी से इजी मेथड से आप क्वेश्चन सॉल्व कर लें। तो मैंने इसीलिए लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चूज किया है। एज से रिलेटेड क्वेश्चन, एज प्रॉब्लम क्वेश्चन जो आते हैं ना आपके पास, मोस्टली क्वेश्चन ये रिपीट होते हैं बार बार हमारे पास पेपर्स में ना, तो इसलिए मैं आपको बेसिक कंसेप्ट आपका बिल्ड कर रहा हूँ कि लीनियर इक्वेशन आपके पास क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। इसी तरीके से मैं आपको जो पढ़ाने जा रहा हूँ अब नेक्स्ट, आपको पता होना चाहिए
आपके पास ना, आप सिंपल इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, इक्वेशन दी होती है ना, जैसे कि आपके पास 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, फाइंड वैल्यू ऑफ x। ये सिंपल, बिल्कुल सिंपल होता है ना, इसमें हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है ना, तो वो किस तरीके से फाइंड आउट करनी होती है, ये बिल्कुल सिंपल होती है। तो आपने इस तरह लिखना होता है इसको, 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है, इज इक्वल टू 0। आप ये लिखो 2x, अब ये देखो प्लस का 4 इस साइड पे जाकर माइनस का 4 हो गया। अब देखो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे जाकर ये डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 2 जार 4, x इज इक्वल टू -2, ठीक है ना। तो मतलब ये कि बेसिक चीजें जो सी मोस्टली तौर पर ना आपके एमसीक्यूज में आती है, एमबीडी में भी पिछले साल भी मुझे याद है कि एक दो क्वेश्चन ऐसे थे जिसके अंदर मतलब ये है कि मतलब इस तरीके से था कि वो एक्स की आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो मैं इसलिए आपको बेसिक चीजें बता रहा हूँ कि ये भी चीजें आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अब मैं जो नेक्स्ट आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, आपको रेशो और प्रोपोर्शन का भी पता होना चाहिए, रेशो और प्रोपोर्शन, और इसी तरीके से आपको एलसीएम और एचसीएफ का पता होना चाहिए। पहले मैं आपको एलसीएम और एचसीएफ का बताता हूँ। जिस तरीके से होता है एलसीएम, एलसीएम का एब्रिविएशन होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। आपके पास क्वेश्चन आता है कि फाइंड एलसीएम ऑफ 70 एंड 90, आपने इसका एलसीएम फाइंड आउट करना होता है। तो किस तरीके से आप एलसीएम फाइंड आउट करते हैं, तो आपने ये 70 एलसीएम फाइंड आउट कर ले, आपने ये रख लिया 90। अब छोटे से छोटे नंबर पर हमने इनको इस तरीके से, हमने ऐसा छोटे से छोटा नंबर लेना है जो दोनों को डिवाइड करे। अब देखो 2 से अगर हम स्टार्ट करें, 2 35 जार तो 70 होता है ना, क्योंकि 70 को जब आप 2 पे डिवाइड करते हो तो 2 3 जार 6, तो 2 3 जार 6, ये आपके पास आ गया 6, ठीक है ना, 2 3 जार 6, तो 7 में 6 गए तो 1 बचा आपके पास, ये आपके पास 0 हमने नीचे उतारा, ठीक है ना, तो 2 5 जार 10, तो ये 35, मैंने 35 लिख दिया। इसी तरीके से 2 45 जार 90 होता है आपके पास। अब हम ऐसा नेक्स्ट नंबर चूज करेंगे जो कि दोनों का डिवाइजर हो, जो दोनों को डिवाइड करता हो। हम 3 ले लेते हैं, 2 पे नहीं जाएगा ये, क्योंकि फर्दर आप चेक कर सकते हो कि 2 पे कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, ये भी डिवाइड नहीं होगा, तो हम 3 की बात करते हैं, ठीक है ना। 3 पे अब ये जाता है, 3 1 जार 3, अब ये देखो 335 पे ये नहीं जाता, ठीक है ना। अब ये जाता है 3 पर, हाँ ये जाता है 3 पर, बट ये नहीं जाता, तो इसको आप इस तरीके से सेम का सेम लिख लो, ठीक है ना। अब 45 को 3 पे जब आप डिवाइड करोगे, 3 1 जार 3, 4 में 3 गया, 1 बचा, बाकी आपके पास इधर से हमने नीचे से 5 उतारा, 3 5 जार 15, तो आपके पास ये आ गया 5, ठीक है। अब आप फर्दर देखें कि 35 तो नहीं जा रहा 3 पर, बट 15 तो जा रहा है ना 3 पर आपका, 35 मैंने सेम लिखा, तो 3 5 जार 15। अब ये देखो ये दोनों ऐसे नंबर आ गए हैं, अब देखो अब 4 पे ये दोनों नहीं जाते, 5 पे चेक करो, 5 पे दोनों जा रहे हैं, ये डिवाइड दोनों हो रहे हैं, 5 7 जार 35 और 5 1 जार 5। अच्छा, हमने बात करी थी एलसीएम की। एलसीएम में हमारे पास हम ये हमारे पास होते हैं सारे के सारे कॉमन फैक्टर जो आए हैं, जिन पर हमने ये डिवाइड करा, और ये हमारे पास जो बचा रिमाइंडर में, ये हमारे पास नॉन कॉमन फैक्टर है। एलसीएम में हम कॉमन और नॉन कॉमन सबको मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो हमारे पास एलसीएम आ जाता है। तो हम इधर लिखेंगे, इधर लिखते हैं 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 5। पहले हमने कॉमन फैक्टर लिख लिए, ये कॉमन नंबर लिख लिए सारे के सारे, ये 2 3 3 5, और नॉन कॉमन 7 क्रॉस 1। अब इन सबको आप मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास 70 और 90 का आपके पास एलसीएम आ जाएगा। 2 3 जार 6, 6 3 जार 18, 18 को 5 से आप मल्टीप्लाई करें और फिर 7 से मल्टीप्लाई करें, तो इसी तरीके से जो आंसर आएगा आपके पास वो आपका एलसीएम होएगा,
ठीक है ना, जो भी आंसर आता है ना, जो भी आता है इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका एलसीएम हो जाएगा। इसी तरीके से अब हम इसी का ही एचसीएफ फाइंड आउट कर लेते हैं। एचसीएफ में क्या होता है आपके पास, ये हमने पढ़ा एलसीएम, ठीक है ना स्टूडेंट्स। एलसीएम का यह हमने मेथड पढ़ा था, बहुत ही इजी मेथड था ये, जिस तरीके से मैंने आपको समझाया ना, ये तकरीबन 5th क्लास का फार्मूला है जहां से मैंने आपको ये पढ़ाया है। अब हम बात करते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब वही दो नंबर ले लेते हैं दोबारा, हमने जो पहले लिए थे 70 एंड 90। अब इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम फाइंड आउट करते हैं। तो अब देखो जरा, हमने लिखा 70 और ये लिखा हमने 90, छोटे से छोटे नंबर पे डिवाइड करेंगे। 2 पे देखो ये दोनों जा रहे हैं, ये 35 आ गया और ये 45 आ गया। अब ऐसा नंबर देखें जो कि ये दोनों पे डिवाइड, ऐसा नंबर हमने चूज करना है जो कि ये दोनों को डिवाइड करें, दोनों को डिवाइड करें। 3 ले तो सिर्फ 45 को डिवाइड करता है, 35 इधर से रह जाता है। 4 को ले तो कोई डिवाइड नहीं होता, अगर 5 को ले तो ये दोनों डिवाइड करता है। 5 7 are 35 और 5 9 are 45। अच्छा, अब हमारे पास जो बचा है इधर में 7 और 9, अब ये ऐसे दो नंबर है जो किसी भी एक नंबर पे दोनों डिवाइड नहीं हो रहे। एचसीएफ का आपको मैं एक बेसिक सा फार्मूला एक आपको बताता हूं। हमने पीछे बात करी थी कि हम एलसीएम में हमने पढ़ा था कि जो इधर सारे कॉमन फैक्टर बचे थे हमारे कॉमन, और ये इधर जो हमारे पास बचे थे नॉन कॉमन, इन सबको हमने मल्टीप्लाई कर दिया था, तो वो जो आंसर आया था वो हमारे पास एलसीएम हो गया था। एचसीएफ में आपके लास्ट में जब ये दो नंबर बचते हैं और दोनों के दोनों नंबर जब एक ही नंबर पर डिवाइड ना हो, सेम नंबर पर ना, मतलब जिस तरह अब ये 5 पर दोनों चले गए थे, इसी तरीके से कोई ऐसा नंबर इधर लिखा जाए जब ये दोनों डिवाइड आ जाए। डिवाइड हो तो ठीक है, अगर ना हो तो जहां किसी भी नंबर पे डिवाइड ना हो तो आप उसको छोड़ दो। आपने यहां तक छोड़ दिया, अब आप सिर्फ इसके कॉमन नंबर, ये जो कॉमन फैक्टर आपके पास आया ना 2 और 5, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, ये आपका एचसीएफ है। बिल्कुल सिंपल, और बिल्कुल सिंपल मेथड मैंने आपको आसान सा मेथड बताया, वरना आपको एचसीएफ के मेथड और भी मिलेंगे। भाई आप इसको इस तरीके से लिखो, फिर वो रो में लिखो इस तरीके से ना, फिर मैच करो, फिर जो मैच होते हैं उनको लेके आओ, वो बहुत बड़ा मतलब ये है कि फिर बड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो, तो उस तरीके से भी जाता है, टाइम कंज्यूमिंग वो ना। तो अब देखो ना, हम बात कर रहे थे एचसीएफ की, तो 70 और 90 का जो एचसीएफ है हमारे पास ना, तो वो हमारे पास आता है 2 क्रॉस 5, तो हमारे पास क्या आ गया 10। ये हमारे पास एचसीएफ आ गया। बिल्कुल सिंपल मेथड, इसमें सिर्फ हम कॉमन मेथड को, कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और नॉन कॉमन को नहीं करते, और एलसीएम में कॉमन और नॉन कॉमन सबको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। स्टूडेंट्स हमने ये पढ़ा था एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। और अब जो मैं नेक्स्ट आपको पढ़ाऊंगा रेशो और प्रोपोर्शन आपके पास क्या होता है, ठीक है ना। रेशो और प्रोपोर्शन का आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अब मैंने यही चीजें थी कुछ जो कि आपको बेसिक पता होना चाहिए। और बस इंशाल्लाह अगर आप इन्हीं कुछ ये जो मैंने फार्मूला बताए इन्हीं को आप अच्छी तरीके से कर लें तो आप इंशाल्लाह बिल्कुल भी मार खाएंगे। कोई भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए, आपको जब तक आपकी बेसिक मजबूत होगी ना, तो इंशाल्लाह आप इजीली आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। पहले हम बात करते हैं रेशो की। रेशो में आपके पास इस तरीके से जैसे कि ए रेशो बी, तो इसको आप फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ए ओवर बी की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। और जब रेशो के क्वेश्चन जब हम प्रॉपर तरीके से जब हम सॉल्व करेंगे, अभी तो मैं आपको बेसिक्स मैथमेटिक्स के बारे में बता रहा हूँ ना, कि थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए कि रेशो को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और बाकी इसी तरीके से हाँ, छोटे क्वेश्चन, छोटे बहुत क्वेश्चन, थोड़े बहुत क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं ना, जिस तरीके से ना रेशो की फॉर्म में होते हैं, एमसीक्यूज टाइप होते हैं, अक्सर आते हैं जिस तरीके से ना 100 रेशो 500। अब वो कहता है कि इसको स्मॉलेस्ट शॉर्टेस्ट फॉर्म में आप इसको लेके आओ। किस तरीके से आप लेके आते हैं, तो मैंने आपको बताया है कि जिस तरीके से ए रेशो मीन, ए रेशो बी का मतलब है कि ए ओवर बी, इसी तरीके 100 और 500 हम इसको कर सकते हैं। अब ये 20 से 20 कैंसिल होगी, तो 1 ओवर 5 इसकी शॉर्टेस्ट फॉर्म आ गई, ठीक है ना, ये इसकी शॉर्टेस्ट फॉर्म है। अब इसी तरीके से हम
प्रोपोर्शन के बारे में भी कुछ पढ़ते हैं, ताकि आपको थोड़ा बहुत बेसिक्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है ना। प्रोपोर्शन, अच्छा प्रोपोर्शन में हमारे पास बेसिकली 4 वैल्यूज होती हैं, ठीक है ना। और जैसे कि ये देखो ना आप, A/B प्रोपोर्शन C/D, ठीक है ना, इस तरीके से होता है। तो आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, A/B। अब ये जो प्रोपोर्शन है इसको हम इक्वल के साइन में चेंज कर देते हैं, इसको हम इक्वल के साइन चेंज करते हैं, इज इक्वल टू C/D। अच्छा स्टूडेंट, मैं आपको एक बात बताता हूँ आपको, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स इस चीज में गलती करते हैं जिसकी वजह से उनका आंसर गलत हो जाता है। देखो जरा, जब आपके पास इक्वल का साइन बीच में आ जाए दो वैल्यूज के दरमियान, आपके पास जब ना देखो ना दो फ्रैक्शन के दरमियान जब इक्वल का साइन आ जाए, जब इक्वल का साइन, तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से करते हैं कि ए को डी से मल्टीप्लाई करेंगे, सी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक है ना। और जब आपके दो फ्रैक्शन वैल्यूज के दरमियान क्रॉस का साइन आ जाए, किस तरीके से, जैसे कि 5/2 क्रॉस 3/4, ठीक है ना, इस तरीके से आ गया, तो आप आमने सामने मल्टीप्लाई करेंगे। ये याद रखना, ये हम आपको कुछ बेसिक्स चीजें आपको बता रहा हूं, क्योंकि स्टूडेंट्स अक्सर गलती कर देते हैं, इनको भी आपस में मल्टीप्लाई ऐसे कर देते हैं ना सिर्फ, जिनकी वजह से उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है ना। तो 5 3s are 15/4 2s are 8, सॉरी, ठीक है ना, ये 8 हो गया आपके पास, ठीक है, ये 8 हो गया। तो ये था आपका प्रोपोर्शन में क्वेश्चंस आपके पास जो आते हैं ना, अक्सर एमसीक्यूज में जो आते हैं, तो वो इस तरीके से आते हैं, जैसे कि ना 2/x प्रोपोर्शन 3/5, ठीक है ना। तो वो कहता है कि फाइंड दी वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो आप किस तरीके से इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो वो उसका मेथड ये है, मैंने आपको बताया कि रेशियो का फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं, 2/x, प्रोपोर्शन हमने इक्वल में चेंज हो गया तो 3/5। मैंने फिर आपको बताया था कि जब इक्वल का साइन आएगा जब बीच में फ्रैक्शन के दरमियान दो वैल्यू के दरमियान, तो अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से करेंगे, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 को x से करेंगे तो 3x इज इक्वल टू 5 2s are 10। अब x इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 3, तो ये जो आंसर भी आता है, जो कुछ भी आता है पॉइंट में आता है, जो भी आता है, ये आपके पास x का आंसर आ गया। तो ये प्रोपोर्शन था आपके पास, ठीक है ना, रेशियो और प्रोपोर्शन। बाकी इंशाल्लाह हमारे नेक्स्ट लेक्चर से हम डिटेल से बात करेंगे, और पास पेपर में जिस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि कल का जो हमारा टॉपिक है ना इंशाल्लाह, उसमें हमारा जो सेकंड पार्ट है ना, जिसमें हम एवरेज को, मीन, मॉड, मीडियन, ये वो सारी बातें होगी, और इसके अलावा हमारे पास रेशियो प्रोपोर्शन डिटेल में, और एवरेज वाले क्वेश्चन जो उनसे हो गए वो डिस्कस करेंगे, और पास पेपर में जिस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, और वो फिर इंशाल्लाह मैं आपको प्रॉपर तरीके से फिर इंशाल्लाह मैं आपको गाइड करूंगा, और कोशिश करूंगा कि आसान से आसान मेथड से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखना।